झाली का बघा. ऐकूया लागलं का पहा. स्क्रीन विजिबल होती का चेक करा. ओके वेट. बघा स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. चला ठीक आहे. स्क्रीन विजिबल झाली, सगळं ऐकू येऊ लागलंय. राइट. डन. अब थोड़ा आगे चलते हैं. कल जो हमने देखा एक बार बस उसको जरा रिवाइज करके देखते हैं. सी तो कल हमने बच्चों इफ एल्स, लूप्स और स्विच केस ये 3 टॉपिक्स कवर किए. उसके लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, वो देख लो. ठीक है. आज से प्रॉपर सीपीपी जो है वो शुरू होगा. मतलब वो एक्चुअली पहले से शुरू हो चुका है. स्विच केस, लूप्स वगैरह दे आर आल्सो पार्ट ऑफ C++, बट वो हम सी में पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बस एक सी की छोटी सी रिवीजन थी. चलो ठीक है. कल हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? इनपुट आउटपुट इन C++. ठीक है. उससे पहले बस अब देखते रहो. ओके, जस्ट सी, सुनते रहो, कुछ लिखना नहीं है, बस सुनते रहो. ठीक है. देखो कल हमने स्विच केस देखा. ओके, यस्टरडे वी सॉ स्विच. अब इस स्विच में सारे अल्फाबेट्स जो है वो स्मॉल होने चाहिए क्योंकि ये कीवर्ड है. सिंटैक्स में इधर था इंटीजर एक्सप्रेशन. ओके, या फिर मैंने आपको कहा था यूजर्स चॉइस. ओके, यूजर्स चॉइस. हमें स्विच के अंदर यहाँ वो वेरिएबल मेंशन करना होता है जो यूजर की चॉइस स्टोर कर रहा है.
जो क्या स्टोर कर रहा है, यूजर की चॉइस स्टोर कर रहा है। ये वाला वेरिएबल हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। ओके, स्विच इंटीजर एक्सप्रेशन यूजर्स चॉइस। फिर अंदर क्या है, देखो यूजर की जो चॉइस है तो उसके पास कई सारी अवेलेबल चॉइसेस रहेंगी। अवेलेबल चॉइसेस क्या होती है यूजर की अवेलेबल चॉइसेस, वी कांट से, वी डोंट नो। अभी हम सिंटैक्टिकल देख रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा यूजर की पॉसिबल चॉइसेस क्या क्या है। ओके, तो मैं कहता हूं यूजर की पॉसिबल चॉइसेस है चॉइस 1, ओके, चॉइस 2, चॉइस 3 अप टू चॉइस n। मान लो ये यूजर की पॉसिबल चॉइसेस है। तो फिर मैंने आपको क्या कहा था, जब आप स्विच केस लिख रहे हो तब ये सारी जो पॉसिबल चॉइसेस है हर एक चॉइस के लिए इंडिपेंडेंट केस स्टेटमेंट लिख दो। तो अंदर इधर क्या होगा, केस चॉइस 1 कोलन इसके स्टेटमेंट्स सेमीकोलन और फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट जरूरी है। देन केस चॉइस 2 फिर उसके स्टेटमेंट्स एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट जरूरी है। देन केस चॉइस 3, ओके, उसके स्टेटमेंट्स ब्रेक जरूरी है। ऐसी मैंने आपको कहा था कि हम n केसेस लिख सकते हैं, केस चॉइस n, देन स्टेटमेंट्स और फिर ब्रेक जरूरी है। डन। और इन सब के बाद एंड में आपको कहा था एक डिफॉल्ट केस लिख लो, डिफॉल्ट, और इस डिफॉल्ट के स्टेटमेंट्स, लेकिन डिफॉल्ट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो आखिरी स्टेटमेंट होने वाला है। ठीक है, हर केस के बाद, हर केस के एंड में कौन चाहिए, ब्रेक स्टेटमेंट, याद रखना। राइट, अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा था, कल मैंने आपको बताया था, इधर जो इंटीजर एक्सप्रेशन है या फिर यूजर की चॉइस है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, ओके, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, ये जो वैल्यू है ये हर चॉइस के साथ मैच की जाएगी। कब तक मैच करता रहेगा एग्जीक्यूटर, जब तक उसको मैचिंग चॉइस वाली केस नहीं मिलती। जब तक मैचिंग चॉइस नहीं मिलती तब तक कंपेयर करता रहेगा आपका एग्जीक्यूटर इस वैल्यू के साथ। और जो जिस केस की ये चॉइस इस वैल्यू के साथ या फिर यूजर के चॉइस के साथ मैच हो जाएगी, जिस केस की ये चॉइस यूजर वाली चॉइस के साथ मैच हो जाएगी, उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और ब्रेक से एग्जीक्यूटर सीधे आपके स्विच वाले ब्लॉक के बाहर चला जाएगा। ब्रेक का काम ही वही है, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच। ब्रेक का काम ही वही है, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच ब्लॉक। ओके, ठीक है, सो दैट इज हाउ स्विच एग्जीक्यूट्स। और सबसे जरूरी सवाल ये होता है फिर, चलो स्विच जो है वो सिंटैक्टिकली तो हम समझ गए, हाउ डज इट वर्क। स्विच जो है वो सिंटैक्टिकली हम समझ गए, हाउ डज इट वर्क। ओके, अब हमें लॉजिकली समझना है कि व्हेन शुड वी यूज स्विच। कल भी बताया था मैंने, कब स्विच यूज करना है, when we have multiple choices to choose from. When we have multiple choices to choose from, okay, then we have to go for switch.
ओके, मल्टीपल चॉइसेस है टू चूज फ्रॉम, उसमें से एक ही चॉइस आपको चूज करनी है और सारी की सारी चॉइसेस जो है वो करेक्ट है, मान लो सारी की सारी चॉइसेस जो है वो क्या है, वो करेक्ट है। ओके, ऐसे टाइम पे हमें यूज करना होगा स्विच। डन, तो ये हमने कल देखा। फिर स्विच के बाद हमने क्या देखा, स्विच के बाद फिर हमने लूप्स देखे थे। ओके, अब हमने कल बस 2 ही लूप देखे, उतने ही हमारे लिए इनफ है थ्रू आउट सीपीपी। जब डीएस में जाएंगे तब हमें जरूरत पड़ सकती है डू व्हाइल की। तो फॉर वाला लूप कल हमने क्या लिखा था, तो फॉर वाला लूप कह रहा था सी फॉर सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, बस रिवाइज करेंगे, आपको कुछ लिखना नहीं है, बस देखते रहो। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन एंड देन कंडीशन के बाद इटरेशन। ओके, ये हो गया। और फिर ओपनिंग ब्रैकेट में यहां पे रहेंगे स्टेटमेंट्स। ओके, ओपनिंग ब्रैकेट में इधर है स्टेटमेंट्स। नाउ हाउ डज इट एग्जीक्यूट, ये भाई साहब एग्जीक्यूट कैसे होते हैं ये भी जरा समझते हैं। देखो, शुरुआत कहां से होगी, इनिशियलाइजेशन से। क्या होता है बच्चों इनिशियलाइजेशन में, इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, लूप वेरिएबल को वैल्यू दी जाती है, लूप वेरिएबल को वैल्यू दी जाती है, गेट्स इनिशियल वैल्यू, लूप वेरिएबल गेट्स इनिशियल वैल्यू। समझ रहे हैं, लूप वेरिएबल गेट्स व्हाट, इनिशियल वैल्यू। समझ गए हो, राइट, इनिशियलाइजेशन। ओके, अब इसमें कॉन्सेप्ट आई लूप वेरिएबल। What is the meaning of loop variable? What is the meaning of loop variable? It is the variable which is used in the condition of loop. उस वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका जो लूप है वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, आपका लूप उसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, एक वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड करेगा। उस वेरिएबल को हम कहेंगे लूप वेरिएबल। उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, उस वेरिएबल को हम कहेंगे लूप वेरिएबल। ओके, समझ गए हो, लूप वेरिएबल। ठीक है, तो लूप वेरिएबल गेट्स इनिशियल वैल्यू इन इनिशियलाइजेशन, उसके बाद एग्जीक्यूटर जाता है कंडीशन के पास। ओके, अब कंडीशन में लूप वेरिएबल यूज किया होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो लूप वेरिएबल एग्जीक्यूटर जो है वो आपके लूप के अंदर आएगा। कब, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करके फिर आपका एग्जीक्यूटर इटरेशन के पास से जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द इटरेशन वाला स्टेटमेंट, it changes the value of loop variable। क्या कहते हैं इसको, क्या करेगा ये, it changes the value of loop variable, it changes the value of loop variable। ये क्या करेगा, लूप वेरिएबल की वैल्यू जो है इसे चेंज करेगा। ठीक है, अब इटरेशन होना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर लूप वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हुई यूर लूप बिकम्स इनफाइनाइट, आपका लूप जो है वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, अब इटरेशन के बाद एग्जीक्यूटर विल अगेन गो टू कंडीशन, फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर अंदर आएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर इटरेशन, इटरेशन में वैल्यू चेंज हुई, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट्स, फिर इटरेशन, और इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा।
executor never goes back to initialization, never goes back to initialization in for loop, in फॉर लूप में वापस इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा आपका एग्जीक्यूटर। एवरीबडी क्लियर विद दिस? समझ गए हो? राइट, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर लूप। फॉर लूप के बाद हमने दूसरा सिंटैक्स क्या देखा? दूसरा सिंटैक्स देखा हमने व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में भी क्या था? ये जो 3 स्टेटमेंट्स है आपको बस इन्हीं के बारे में सोचना होता है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, इन्हें बस करेक्ट जगह पे अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दो। क्या है प्लेसमेंट्स इनकी? तो व्हाइल लूप की केस में इनिशियलाइजेशन जो है वो तो लूप के बाहर ही होगा। जस्ट ए मिनट, इनिशियलाइजेशन, ओके, सेमीकोलन, फिर व्हाइल यहां पे शुरू हुआ, व्हाइल के अंदर होगी कंडीशन, ओके, और फिर स्टेटमेंट्स एंड इटरेशन, स्टेटमेंट्स एंड इटरेशन हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे होगा? फिर वही है, शुरुआत होगी इनिशियलाइजेशन से, फिर जाएगा कंडीशन के पास, कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आएगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, इटरेशन होगा, फिर एग्जीक्यूटर जाएगा व्हाइल के पास, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर इटरेशन, और ये चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स नहीं आ जाता तब तक चलता रहेगा। और जैसे ही ये भाई साहब फॉल्स होंगे, एग्जीक्यूटर विल गो आउट ऑफ लूप। सी आउट इधर लिख लेते हैं, आउट ऑफ लूप। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद एग्जीक्यूटर जाएगा लूप के बाहर। ठीक है, और इसके बाद हमने बहुत ही जरूरी एक ब्रेक कॉन्सेप्ट देखी, ब्रेक इन द लूप। ओके, ब्रेक के 2 पर्पस हमने देखे। कौन से 2 पर्पस थे? पहला, we use it to forcefully terminate the execution of switch block, execution of switch block, and the second one, we use it to forcefully terminate the execution of any loop. Okay, we have only 3 loops, for, while, do while। उन 3 में से किसी भी लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए हम ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है इसे यूज कर सकते हैं। फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी, मैंने लिखा फॉर I is equal to 1, I less than or equal to 4, I plus plus। आपको मुझे बस ये बताना है what should be the output of this loop। सी आउट hello, ओके, और फिर मैंने इधर लिखा ब्रेक, बस हो गया। ठीक है, और इधर एक int I जो है उसे डिक्लेयर कर लेते हैं, और ये सब कुछ मेन फंक्शन के अंदर चल रहा है मान लो। ओके, int I, और ये नीचे एक फॉर लूप है। तो क्या लगता है आपको, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लूप? इस लूप का आउटपुट क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लूप? पटकन बाळांनो, पर्सनल चॅटला मेसेज करून टाका।
पर्सनल चॅट वरती. बोला. बन्यांनो, थोडा विचार करून करायचा रे, रिप्लाय थोडासा विचार करून करा. ओके. एक डाउट है. देखो, डाउट मतलब बहुत ही फ्रेशर टाइप वाला डाउट है कि सर सी आउट के बाद हेलो क्यों लिखा, यही समझ नहीं आया. सी आउट के बाद हेलो क्यों लिखा, यही समझ नहीं आया. सी आउट के बाद हेलो क्यों लिखा, यही समझ नहीं आया. अब देखो, यहां पे जब हम लिखते हैं सी आउट हेलो, तो बेटा बस हेलो कंसोल पे प्रिंट हो जाता है. ओके. इसका कोई सिंटैक्टिकल पर्पस नहीं है. पर्पस बस यही है कि लूप के अंदर कुछ तो स्टेटमेंट होना चाहिए जो कंसोल पे प्रिंट हो जाए. आप शायद फर्स्ट ईयर से हो ना, पॉसिबली यू मस्ट बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर. तो सी आउट हेलो का कोई पर्पस नहीं है. पर्पस बस इतना है कि लूप एग्जीक्यूट हो रहा है. ये आप कैसे समझोगे, तो कोई कुछ तो कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए. कुछ तो कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए, तो ही आपको समझ आएगा कि ये हेलो प्रिंट हो रहा है. ठीक है, मतलब लूप एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर हेलो प्रिंट हुआ तो समझ जाओगे कि भाई हाँ, लूप एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि हेलो प्रिंट हो रहा है. ठीक है, डन. फर्स्ट इयर वाले, जर कोणी फर्स्ट इयर वाले असतील, ओके, तर तुम्ही बाळांनो बघा, सी करून घ्या. मी उगाच खोटं नाही सांगणार. किमान आपल्याला पायथॉनचा तरी एक्सपिरियन्स असायला पाहिजे सीपीपी करताना. इफ यू हैव नो एनी एक्सपीरियंस, तो फिर आपको सी करना चाहिए. ओके. और अगर आपको पाइथन का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, जैसे कि फर्स्ट ईयर वालों को होता है, पता होता है कि भाई ये पाइथन क्या है, कैसे काम करता है, तो भी सीपीपी कर सकते हो. तो ये सी की बेसिक फिर भी समझ सकते हो. लेकिन यू डोंट नो एनीथिंग. एनीथिंग मतलब ये 12th पास आउट है अभी, मतलब इनको कुछ भी पता नहीं है सीसीपीपी के बारे में, सी के बारे में, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता बेटा, तो फिर आपको हेवी जा सकता है. ओके. तब भी हो सकता है, तब भी पॉसिबल है, लेकिन हाँ, ये हेवी जाएगा जैसे अभी हो रहा है. ओके. और कुछ दिनों तक ये होता रहेगा. अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरा दिन इसके पीछे लगे हुए हो, तो मैक्सिमम 10 दिन में आप सिंटेक्टिकली फ्लुएंट हो जाओगे. बट लॉजिक के लिए तो डेफिनेटली 6 महीने लगेंगे आपको. नो प्रॉब्लम विथ लॉजिक. हमें अभी सिंटेक्टिकली ही स्ट्रांग चाहिए. ओके. तो अब देखो ब्रेक, ये कल जो छोड़ के गए थे लेक्चर, वो गधे है कि नहीं, देखो
ब्रेक जो है, कोई बंदा कह रहा है सिंटॅक्टिकल एरर है, ब्रेक इफ के अंदर होना चाहिए. बाळा शेजारी कोणी असले तर लाद घालायला सांग त्याला तुला, कारण ते जुनं सीचं स्टुडंट आहे. ते म्हणते ब्रेक इफच्या आतले नाहीतर सिंटॅक्टिकल एरर आहे, लाद घालायला सांगा कोणाला तरी. ओके सो ब्रेक मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेक का काम है फोर्सफुल्ली टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप और स्विच. फोर्सफुली टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप और स्विच, राइट. ठीक है, तो लूप या फिर स्विच को वो फोर्सफुली टर्मिनेट करेगा. और हाँ ये भी समझो, कुछ बच्चों का ये एटीट्यूड सामने आ रहा है कि नहीं नहीं सी तो हो चुका है, हम सीधा सीपीपी करेंगे. गधों, फिर इसके आउटपुट क्यों गलत हो रहा है, इसके आउटपुट गलत क्यों हो रहे हैं? तो इसलिए कह रहा हूं ओव्हर कॉन्फिडंट मत होना, डोंट बी सो ओव्हर कॉन्फिडंट. ओके, तुम्ही किती पाण्यात आहे हे समजून घ्या आणि मग कामाला लागा. ओव्हर कॉन्फिडंट राहू नका, मराल नाही तर परत एकदा. सगळं तुमच्यासाठी घेतोय मी आणि तुम्ही शानपणा करताय की नाही नाही आमचं झालंय, चला सीपीपी चालू झाल्यावर बघू. या अति शानपणा नडल कुठेतरी तुम्हाला. ओके, तर लेक्चर कंटिन्यू करत राहा, झालं असेल तर रिव्हिजन करा, शानपणा करू नका. जीव गेला ते वर्ष घालवलं तुम्ही सगळं वाया, आता वेळ घालवू नका. ओके, सेकंड इयरला येऊन ह्या गोष्टी माहित नसतील आपल्याला तर एक वर्ष वाया गेलं आपलं. आता ते वाया गेलेलं आपल्याला भरून काढायचंय आणि तुम्ही शानपणा करताय नाही नाही चला सीपीपीच करूया, सी झालेलं आहे आमचं. नाही झालेलं, काय येत नाही तुम्हाला सी, समझ रहे हो नहीं? ये थ्रू आउट पूरा सी जो कोर्स हमने किया वैसे देखा जाए तो वो बस इंट्रोडक्शन ही है, पूरा सिलेबस. सी बहुत बड़ा है, समझ रहे हो? कम से कम 2 साल में सी सिखा सकता हूं आपको, बहुत बड़ा है सी. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसको जरा याद रखना. ब्रेक का मतलब है फोर्सफुली टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट, राइट. तो अब देखो होगा क्या, इधर लिख लेते हैं सी आउट मेन एंड्स. अब सी आउट के आगे मेन एंड्स क्यों लिखा, सी आउट के आगे मेन एंड्स क्यों लिखा? तो बस बेटा हमें समझना है कि ओके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहां तक पहुंचा. जब मेन एंड्स विंडो आउटपुट विंडो पे प्रिंट होगा तब हम ये समझ जाएंगे कि हाँ प्रोग्राम जो है यहां तक एग्जीक्यूट हो चुका, क्योंकि मेन एंड्स कंसोल पे प्रिंट हुआ. कंसोल मतलब अपनी आउटपुट वाली विंडो. ओके, कंसोल मतलब क्या है, अपनी आउटपुट वाली विंडो. ओके ठीक है, चलो एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं. क्या कहा था, कहां से होगा एग्जीक्यूशन? फ्रॉम इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन से किधर जाएगा, कंडीशन. ओके, तो अभी इनिशियलाइजेशन क्या हुआ, आई की वैल्यू हुई 1, द वैल्यू ऑफ आई इज 1. अब कंडीशन चेक होगी, इज 1 लेस देन इक्वल टू 4? यस, इट्स ट्रू. 1 is less than equal to 4, it's true. ट्रू होके एग्जीक्यूटर अंदर आएगा और मैसेज प्रिंट करेगा सी आउट हेलो. तो आउटपुट पे आपको दिखेगा सी. अगर ये आउटपुट वाली विंडो है तो आउटपुट में आपको दिखेगा पहले हेलो. हेलो प्रिंट हुआ का मतलब है आपका एग्जीक्यूटर यहां तक पहुंचा, आपका एग्जीक्यूटर यहां तक पहुंचा. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ब्रेक. ब्रेक का काम क्या है, उसका जो करंट लूप है ये वाला या फिर करंट स्विच. अब करंट स्विच तो है नहीं, ब्रेक इमीडिएटली जिसके अंदर है, लूप या फिर स्विच, लूप या फिर स्विच ब्लॉक जिसके अंदर ब्रेक है उसे टर्मिनेट करो. मतलब यहां से ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही फॉर लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा और एग्जीक्यूटर सीधे फॉर के बाहर क्या प्रिंट करेगा, मेन एंड्स. अब मेन एंड्स प्रिंट हुआ का मतलब है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, मतलब आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन यहां तक पहुंचा. हेंस द आउटपुट विल बी हेलो एंड मेन एंड्स. ओके, क्योंकि ब्रेक की वजह से क्या हो गया, आपके लूप का एग्जीक्यूशन जो है वो
टर्मिनेट हो गया, आपके लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गया। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? ठीक है, अब सोचो, अगर अगर ये ब्रेक नहीं होता तो एग्जीक्यूशन कैसे होता? ओके, वो भी एक बार आपको दिखा देता हूं। मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंट पीपल, देखते रहो, इवन इफ यू नो एवरीथिंग, फिर भी सुनते रहो, हम पे आपके बड़े एहसान होंगे। नाउ फॉर I is equal to 1, I less than or equal to 4, I plus plus, okay, and then see out hello, ठीक है, और ये लूप आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। बस ये प्लेस जो है, ये स्पेस मैंने छोड़ी हुई है, डोंट वरी। और यहाँ पे लिखा हमने सी आउट मेन इंट्स, सी आउट मेन इंट्स, बस हो गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन होगा यहाँ इनिशियलाइजेशन से, तो आई की वैल्यू क्या हुई 1, फिर कंडीशन के पास आएगा, आई की करंट वैल्यू चेक करना हमेशा, इज 1 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर आया, 1 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट हेलो। अब आपके आउटपुट वाली विंडो पे, चलो ये आउटपुट वाली विंडो कंसिडर कर देते हैं, यहां प्रिंट होगा हेलो। ओके, कर्सर अभी यहीं पे है, हमने कोई स्लैशन वगैरह प्रिंट नहीं किया, तो कर्सर आपका अभी यहीं पे है। हेलो प्रिंट होने के बाद एग्जीक्यूटर गोज टू इटरेशन, इटरेशन में क्या होगी, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस से आई बिकम्स 2, आई बिकम्स 2, आई प्लस प्लस के बाद एग्जीक्यूटर कहां पहुंचेगा, फिर कंडीशन के पास पहुंचेगा, आई लेस देन और इक्वल टू 4, इज 2 लेस देन और इक्वल टू 4, यस ट्रू हुआ। ट्रू होते ही एग्जीक्यूटर फिर से अंदर गया, सी आउट हेलो, क्या प्रिंट करेगा, 1 मोर हेलो प्रिंट करेगा। हेलो प्रिंट होने के बाद फिर इटरेशन पे जाएगा, इटरेशन पे आई की वैल्यू होगी 3, इटरेशन पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, देन 3 लेस देन और इक्वल टू 4, ये ट्रू हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू हुआ। ट्रू होके एग्जीक्यूटर फिर से अंदर आएगा, सी आउट हेलो, क्या प्रिंट करेगा, हेलो। देखो मैं बस फ्लो में चल रहा हूं, कल जो हमने फ्लो देखा था मैं बस उसी फ्लो में आगे जा रहा हूं, ठीक है। हेलो प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हुई अभी 4, इटरेशन के बाद फिर कंडीशन पे जाएगा, इज 4 लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू है। ट्रू होते ही एग्जीक्यूटर फिर से अंदर आएगा, सी आउट हेलो, सी आउट हेलो। अब ये सी आउट हेलो यहां हेलो प्रिंट करेगा, और सी आउट हेलो के बाद फिर से इटरेशन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हुई 5, इटरेशन के बाद फिर से कंडीशन, इज 5 लेस देन इक्वल टू 4। अब सोचो, इज 5 लेस देन इक्वल टू 4, नो, ये फॉल्स हुआ, और फॉल्स होते ही एग्जीक्यूटर, देखो जैसे ही फॉल्स हुई कंडीशन, एग्जीक्यूटर सीधे लूप के बाहर गया, और लूप के बाहर क्या प्रिंट होगा, मेन इंट्स। अब इधर स्लैश एन दे देते हैं, ओके, स्लैश एन, और स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आकर के इधर प्रिंट होगा मेन इंट्स, ओके, मेन इंट्स। तो ये वाला अगर कोड रहा, आउटपुट होगा 4 बार हेलो और फिर मेन इंट्स, आउटपुट रहेगा 4 बार हेलो देन मेन इंट्स। समझ गए कि नहीं, आउटपुट क्या रहेगा, 4 बार हेलो मेन इंट्स। समझ गए, ठीक है। नाउ आई वांट टू यूज हियर ब्रेक, आई वांट टू यूज हियर व्हाट, ब्रेक। ब्रेक का काम क्या होता है, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन, बंद कर दो एग्जीक्यूशन लूप का, और लूप के आगे जो स्टेटमेंट है वहां से एग्जीक्यूशन शुरू करो। फिर लूप का एग्जीक्यूशन कहां पे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रेक का मतलब मार दो सीधे,
लूप को खत्म कर दो। ब्रेक का मतलब क्या है? लूप को खत्म कर दो। ओके, इसलिए मैंने कहा अगर मैं इधर लिख देता हूं क्या, ब्रेक, ओपनली लिखा हमने, ओपनली लिखा ब्रेक, तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? समझो अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अगर मैं यहां ब्रेक लिख देता हूं तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, राइट? सी, थोड़ा सा इस मैसेज में चेंज कर देते हैं, ठीक से लिखते हैं बस, स्लैश एन मेन एंड्स, ओके, स्लैश एन मेन एंड्स। ठीक है, ओके, चलो आगे, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा? इटरेशन, सॉरी, इनिशियलाइजेशन। एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा? इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू हुई 1, द वैल्यू ऑफ आई इज 1, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। फिर यहां से गए कंडीशन के पास, इज 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू हुआ। 1 लेस देन और इक्वल टू 4, ये ट्रू हुआ। ट्रू होते ही एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट हेलो, क्या प्रिंट करेगा अभी? हेलो प्रिंट करेगा। ओके, इधर आउटपुट लिख लेते हैं, उसने एक बार हेलो प्रिंट किया, और हेलो के बाद सीधे क्या एग्जीक्यूट हुआ? डायरेक्ट ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ। और ब्रेक का काम क्या होता है? जिस लूप के अंदर है उसको टर्मिनेट कर दो, तो सीधे ब्रेक से आप बाहर निकल जाओगे। और मैसेज क्या आएगा? स्लैश एन मेन एंड्स, क्योंकि ब्रेक का काम है लूप को टर्मिनेट करो। इसलिए देखो ओपनली अगर आपने ब्रेक लिखा तो किसी भी लूप का सिर्फ एक इटरेशन होने वाला है, क्योंकि ब्रेक का काम है लूप को टर्मिनेट कर दो। ब्रेक का काम क्या है? लूप को टर्मिनेट कर दो। ओके, ब्रेक का काम है लूप को टर्मिनेट कर दो। इसलिए हम यूजुअली ब्रेक किस में लिखते हैं? किसी इफ के अंदर लिखते हैं, क्योंकि लॉजिकली ब्रेक कब यूज करना होता है? when we get some unwanted condition or some unwanted value, when we get some unwanted value, then काय झालंय ह्याला? Okay, when we get some unwanted value and we want to stop execution, wait, and we want to stop execution of a loop for that value, then we use break. Then we use break. Okay, then we use break, right? जैसे कि यहाँ पे मान लो मेरी अनवांटेड वैल्यू है 3, कि मैं कह रहा हूं अगर i की वैल्यू 3 हुई, अगर i की वैल्यू 3 हुई, ओके, तो मुझे लूप का एग्जीक्यूशन बंद करा देना है। तो मैं क्या कहूंगा? i की वैल्यू अगर 3 हुई तो मुझे लूप का एग्जीक्यूशन बंद करा देना है। then I will say if i exactly equal to 3, अगर i की वैल्यू 3 हुई तो मैं क्या करूंगा? ब्रेक, और ब्रेक करके बाहर निकल जाऊंगा, ब्रेक करके बाहर निकल जाऊंगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? मेरी अनवांटेड वैल्यू क्या थी? i exactly equal to 3 was the unwanted value। अगर वो वैल्यू i की हो गई तो हमें स्टॉप कर देना है, एग्जीक्यूशन हमें क्या कर देना है? बंद कर देना है। समझ गए? अगर i की वैल्यू 3 हुई, एग्जीक्यूशन बंद कर देना है, तो उसके अंदर हमें क्या लिखना है? उसके अंदर हमें लिखना है ब्रेक।
उसके अंदर हमें क्या लिखना है, उसके अंदर हमें लिखना है ब्रेक। अब चलो एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, क्या होगा एग्जीक्यूशन, राइट। चलो देखो, तो एग्जीक्यूशन फिर से एक बार कहां से शुरू होगा, इनिशियलाइजेशन से। एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा, इनिशियलाइजेशन से, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर आएगा कंडीशन पे, इज 1 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू, 1 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू, और एग्जीक्यूटर अंदर आएगा, सी आउट हेलो। तो यहां पे चलो आउटपुट लिख लेते हैं अभी, सी आउट हेलो मतलब हेलो भाई साहब यहां प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो इधर कौन प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ओके, हेलो प्रिंट हो जाएगा, राइट। एक बार हेलो प्रिंट हुआ, फिर एग्जीक्यूटर इधर आएगा, चेक करेगा, इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 3, इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 3, आई की तो वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। फॉल्स होते ही एग्जीक्यूटर इधर आएगा, इधर कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो यहां से सीधे आई प्लस प्लस इटरेशन पे जाएगा। अब आई की वैल्यू हुई 2, इटरेशन से फिर कंडीशन, इज 2 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू हुआ, ट्रू होते ही एग्जीक्यूटर अंदर आएगा, सी आउट हेलो, फिर से एक बार हेलो प्रिंट करेगा, फिर से एक बार हेलो प्रिंट करेगा। ओके, अब हेलो प्रिंट हुआ, फिर नीचे चेक करेगा, इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 3, फॉल्स, आई की वैल्यू तो 2 है, फिर ये कंडीशन फॉल्स हुई, वापस जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हुई 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू, ट्रू करके एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट हेलो, हेलो एक बार प्रिंट हो जाएगा। ओके, हेलो एक बार प्रिंट हो जाएगा, देन इफ I exactly equal to 3, now the condition becomes true। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अब जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। ओके, कंडीशन बिकम्स ट्रू, और ट्रू होने के बाद होगा ब्रेक। अब ब्रेक किसको ब्रेक करेगा बच्चों बताओ, इफ को या लूप को, इधर लिखा है हमने ब्रेक का। ब्रेक हमेशा किसके लिए यूज होता है, किसको ब्रेक करता है ब्रेक, ब्रेक ऑलवेज ब्रेक्स लूप और स्विच, जो भी पहले उसके पास है उसको ब्रेक करेगा। तो इस ब्रेक के पास पहले कौन है, ये वाला फॉर लूप, इफ को ब्रेक नहीं करता, ब्रेक जो है वो सिर्फ लूप को ब्रेक करता है, किसको ब्रेक करेगा, लूप को ब्रेक करेगा, और यहां से आपका एग्जीक्यूटर सीधे लूप के बाहर प्रिंट होगा मेन एंड्स। क्या प्रिंट होगा, मेन एंड्स प्रिंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या प्रिंट होगा, मेन एंड्स प्रिंट होगा। समझ गए, राइट। ये वाला कोड लिख लो और आउटपुट भी अपना खुद का डिराइव कर लो, आउटपुट भी खुद का डिराइव कर लो, ये लिख लो कोड, सिंक्रोनाइजेशन इसका बंद करना है। कर लेंगे यार बाबा ना।
चलो हो गया। झालं की सांगा रे, झालं की सांगा। सर अगर कंडीशन ऑलवेज ट्रू है और ब्रेक नहीं है तो हेलो n टाइम्स प्रिंट होगा ना, इनफाइनाइटली होगा बेटा, n टाइम्स भी नहीं। n तो चलो फिर भी कोई वैल्यू होगी, ओके, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। चला पढ़ो, झालं का? ओके, तो ये लूप वाला फंडा क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल जो है एग्जीक्यूट करके बताओ कैसे आउटपुट आएगा। इंट मेन और अपने पास है इंट x इज इक्वल टू 1। अब हमने लिखा है फॉर x इज इक्वल टू 3, x लेस देन और इक्वल टू 10, x प्लस प्लस, अंदर हमने लिखा सी आउट x एंड अगेन x प्लस प्लस। फटाफट बता दो इसका आउटपुट क्या रहेगा? लिख लो, कोड लिख लो, नोटबुक में एग्जीक्यूट करो, आपल्याला काही गडबड नाही बाळगणार, बस आउटपुट क्या होगा वो बता दो। आउटपुट क्या होगा बताओ। और ये एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, ये अपना एग्जीक्यूट कर लो नोटबुक में। हाँ चलो कर लो। ये पहला वाला हुआ कि नहीं, देखो पहला वाला हुआ क्या, दूसरा वाला लिखना शुरू कर दो, दूसरे वाले का भी आउटपुट बताओ। अब ये व्हाइल लूप है। बर, नवीन आलेले बाळांनो, मला खूप जणांचे मेसेजेस येत असतात, ओके, तर तुम्ही केलेला रिप्लाय मी वाचत असतो, वरती मला दिसत असतात सगळे, ठीक आहे, तर माझ्याकडून रिप्लाय येण्याची वाट बघत बसू नका। बरेच जण मला काय ते डॉट पाठवत असतात, बघ की का मी आउटपुट पाठवलंय, बघ की का आउटपुट पाठवलंय, तो मैं देखता रहता हूँ बच्चों, ओके, डोंट वरी डोंट वरी।
बाळांनो एकदा तरी पेपरवर एक्झिक्यूट करा की लेखाच्यानं. एक कोणीतरी आउटपुट पाठवले बघा, त्यांना मेसेज भी केलाय मी, 5 times 1 will print. बेटा कम से कम एक बार एग्जीक्यूट कर लो पेपर पे. हाँ, आळशीपणा करू नका, जरा एक्झिक्युशन करा पेपरवरती. हा, आपल्याला काही येत नाही हे कळू द्या तुम्हाला. एक बात याद रखना बच्चों, आपका ये सेकंड ईयर ही है जिसमें आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर प्लेसमेंट एंड कॉम्पिटिशंस. प्लेसमेंट तो जाने दो चलो, बट फॉर योर कॉम्पिटिशन. ओके, हर जगह पे कॉम्पिटिशन है. आप कॉलेज में जाओ, एकेडमिक्स ले लो, प्रोजेक्ट्स ले लो, इंटर्नशिप ले लो, या फिर जाके जॉब कर लो. देयर इज कॉम्पिटिशन एवरीवेयर. अब या तो आपको इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना है, कंपटीशन के आगे रहना है, या फिर बाकी लोगों को कंपटीशन करते हुए देखते रहना है. तो आप सोचो आपको क्या करना है, बस देखते रहना है या फिर सबके आगे निकल जाना है. और वो करने के लिए आपको ये सारी चीजें, ये सारे एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे, लेने ही पड़ेंगे. कई बार आप लोगों का होता क्या है, यू गाइज थिंक अबाउट मी लाइक हाँ ये तो क्लास वाला है, ये तो अपनी ही बात करेगा. ऐसा नहीं है. ओके, आप एडमिशन लो ना लो, इससे मुझे इकोनॉमिकली वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ओके, कि भाई मैंने आपको पहला फुसला के बुला लिया लेक्चर को, एडमिशन लेने के लिए कहा, आपसे पैसे लिए और कुछ भी झूठ मूठ का बता दिया, ऐसा नहीं है. अब ये समझो कि आपको ये सारी चीजें करनी ही होंगी. यू आर गोइंग टू एनरोल फॉर योर internship in third year only, and then for placement you will go for placement in 7th semester, मतलब 4th year. 7th and 8th semester will be for placements. तो आपके पास यही सेकंड ईयर है जिसमें आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो. और मैं चाहता हूं कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाए और आपके पास आपकी चॉइसेस हो कि मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी कि मुझे कौन सी कंपनी में जाकर प्लेस होना है. ओके, खुद का स्टार्टअप वगैरह वो सब बात की बातें होती है. सबसे पहले खुद की वैल्यू टेस्ट कर लो मार्केट में, राइट. तो प्लेसमेंट तो लेनी ही है, ऑफर लेटर लेना है, 2 साल जॉब तो करना ही है, खुद का पैसा खड़ा करो, फिर स्टार्टअप बनाओ, एमएस करो, एमई करो, जो करना है कर लो. लेकिन 4th ईयर के बाद पहले 2 साल में खुद का पैसा बनाओ. और मैं चाहता हूं आप कम से कम 20 lakhs तक पहुंचो. कम से कम 20 lakhs तो चाहिए, उससे ज्यादा तो ऑलवेज बेटर, बट कम से कम 20 lakhs के लिए हमें ट्राई करना चाहिए. 20 के लिए ट्राई करोगे यू विल रीच टू 10 to 15, बट हो सकता है 20 भी मिल जाए, राइट. तो इसके लिए यू हैव टू टेक एफर्ट्स, यू हैव टू टेक एफर्ट्स. मैं एफर्ट्स लूंगा आपके लिए डेफिनेटली, बट आपको भी मुझे वैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए. ओके, आपको कहा मैंने इसको पेपर पे एग्जीक्यूट करके फिर देखो आउटपुट क्या आता है. तो पेपर पे एग्जीक्यूट करना है, हवा में एग्जीक्यूट करोगे तो पैकेज भी हवा में ही देखना पड़ेगा, राइट. तो अभी टाइम है, खुद को बताओ कि भाई चाहे जो भी हो, आने वाले इस साल में मैं C++, डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर और जावा, ये 4 चीजें, ये 5 चीजें मैं परफेक्ट कर लूंगा, सो दैट देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम इन द प्लेसमेंट. याद रखना, जैसे ही पैकेज आपका 10 लाख के आगे चला जाता है, मतलब प्लेसमेंट्स में आपको बता रहा हूं, बस जनरली आपको पता होना चाहिए, 10 lakhs के आगे जाएगा तो डेटा स्ट्रक्चर पिक्चर में आना शुरू होगा. ओके, डेटा स्ट्रक्चर पिक्चर में आना शुरू होगा. जैसे ही आपका पैकेज 15 लाख से ऊपर चला जाएगा, मतलब कंपनी की ऑफरिंग अगर 15 lakhs के आसपास से उसके ऊपर गई,
एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं? और जैसे ही पैकेज 20 के ऊपर जाएगा, फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो भी पिक्चर में आना शुरू होगा। मतलब ये सब प्लस होगा, राइट? कुछ लोग तो यही पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में घुस जाते हैं। हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी करेंगे एडीएस के साथ साथ, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये चीज और ये चीज इन दोनों के साथ पक्का फेमिलियर होना पड़ेगा। देखो, आप जावा कर रहे हो, आप पाइथन कर रहे हो, आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, आप बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, डेटाबेस कर रहे हो, ओके, रुम्बा लल्ला, 10 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ये चलेगा। लेकिन जैसे ही पैकेज वहां से आगे चलता है, कंपनीज डिमांड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सोनेल, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली पब्लिक चाहिए, क्योंकि ये जो स्किल है ये बहुत कम बच्चों के पास होती है। बाकी वेबसाइट वगैरह तो कोई भी डेवलप कर लेता है यार, मतलब ठीक है, स्टैटिक पेजेस तो 8 दिन में सीख जाओगे कैसे डिजाइन करते हैं। डायनेमिक वेबसाइट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, राइट? लेकिन ये जो चीज है इसके लिए काफी तगड़ा स्टडी आपको करना पड़ेगा, काफी तगड़ा स्टडी आपको करना पड़ेगा, ओके। और इसकी शुरुआत इन दोनों से होती है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग डेफिनेटली इसके लिए ट्राई करो। अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी फ्लो से जाना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए। गधों, छुट्टियां एंजॉय नहीं करनी होती है, छुट्टियों में ये सारी चीजें करनी होती है। और सिर्फ 1 साल की छुट्टियां कॉम्प्रोमाइज कर लो, जिंदगी भर आराम से पैकेज लेते रहोगे, आराम से। सिर्फ 1 साल की छुट्टी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करनी है, ओके? जस्ट फॉरगेट छुट्टियां, फोकस ऑन द लेक्चर्स, ओके? फोकस ऑन सी, सीपीपी, डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस डीएस, जावा, पाइथन, जो भी आपको चाहिए, एंड डेटाबेस। डेटाबेस बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसके लिए कह रहा हूं, फोकस्ड रहो, हर रोज लेक्चर्स किया करो। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं, सर सी ही पढ़ा रहे हो तो लेक्चर क्यों करो? तो इसके पीछे मेरा पर्पज ये होता है कि आपके पास जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आई मस्ट बी रेगुलर, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास, आई विल अटेंड द क्लास। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको कहा चलो दम शराज खेलते हैं आज, डोंट गो फॉर लेक्चर, या फिर कहा चलो पार्टी करते हैं, ऐसा तो डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, पुरानी चीजें हम रिवाइज करेंगे, आपको मे भी फैमिलियर होगी, नहीं होगी, फैमिलियर होगी तो रिवाइज कर लो। लेकिन इस सबके पीछे पर्पस क्या होता है, आपके पास एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि भाई मैं तो करूंगा। पिछले 30 दिनों से मैंने एक भी लेक्चर बंक नहीं मारा, तो मैं आज भी बंक नहीं मारूंगा, चाहे जो भी हो। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये सबसे जरूरी है, और ये मुझे एग्जैक्टली चाहिए टू रीच यू टू दिस लेवल। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, और ये अचीवमेंट करना जरूरी है, ये अचीव करना जरूरी है, समझ रहे हो, राइट? अब कुछ लोग कहते हैं सर क्या है पैकेज, 10 लाख हो या 20 लाख हो, पैसा तो हाथ का मैल है, कोई बात नहीं, फिर भी कमा ले गधे, जरूरी है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता दुनिया में, बस 1-2 ही भगवान होते हैं। पहला भगवान है पेरेंट्स, दूसरा भगवान है पैसा, समझ रहे हो? तो पैसा तो चाहिए, और सही तरीके से कमाया हुआ पैसा चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, घिसो अभी एफर्ट्स लो, आत्ता घासा, म्हणजे 3रं आणि 4थं वर्ष निवांत राहील, काम करायला लागणार नाही असं नाही, पण निवांत राहा, टेन्शन नाही। बाकीच्यांना बघायला घासताना तुम्ही रिलॅक्स असाल, क्योंकि आपको पता होगा कि ओके आई विल गेट प्लेस्ड विथ मोर देन 20 lakhs। कॉन्फिडेंस ये आपको 3rd ईयर में होना चाहिए, राइट? और हम एग्जैक्टली इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, बाकी आपके एग्जाम्स तो आती रहेंगी, समझ रहे हो, राइट? चलो ठीक है, अब एक बार ये पहला वाला कोड जो है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है? तो एग्जीक्यूशन जो है वो x = 1 से शुरू होगा, x की वैल्यू अभी 1 हो गई। फिर हम पहुंचे इनिशियलाइजेशन के पास, नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 3। इनिशियलाइजेशन के बाद हम पहुंचे कंडीशन के पास, ओके, इज 3 < 10? यस, ये ट्रू हुआ।
ट्रू होके एग्जीक्यूटर यहां पहुंचा सी आउट एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, इधर आउटपुट लिख रहे हैं हम, ठीक है। 3 प्रिंट हुआ। एक्स प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू हुई 4, एक्स प्लस प्लस के बाद एग्जीक्यूटर इधर पहुंचा, नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, फिर कंडीशन पे पहुंचा 5 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट एक्स 5 प्रिंट हुआ, एक्स प्लस प्लस 6 हुआ, एक्स प्लस प्लस 7 हुआ, 7 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर गया, सी आउट एक्स 7 प्रिंट हुआ, राइट। देन एक्स प्लस प्लस 8 हुआ, एक्स प्लस प्लस 9 हुआ, 9 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट एक्स 10 प्रिंट हुआ, एक्स प्लस प्लस 10 हुआ, एक्स प्लस प्लस 11 हुआ, 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू फॉल्स हुआ क्योंकि x की वैल्यू क्या हुई 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स, 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये फॉल्स हुआ, और फॉल्स होके एग्जीक्यूटर अब बाहर निकल लेगा। एंड व्हाट इज द आउटपुट, 3 5 7 10 इज द आउटपुट, राइट। अब चलते हैं सेकंड वाले प्रोग्राम के पास। कोई डाउट होगा तो आफ्टर लेक्चर पूछ लेना, और इस चीज को याद रखना, नो मैटर व्हाट इज योर कॉलेज, आई कैन टेक यू टू दिस लेवल, मेरा कॉन्फिडेंस है। ओके, मैं आपको यहां तक लेके जा सकता हूं। आपको बस करना क्या है, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते रहने हैं और कुछ नहीं करना है। छुट्टी वुट्टी भूल जाओ 1 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। छुट्टी इज द, क्या कहते हैं उसको, ये एक वहम है हमारा, छुट्टी। ओके, तो बस मैं जब तक लेक्चर्स ले रहा हूं तब तक अटेंड करते रहो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से हो जाएगा यहां तक, ठीक आहे। आणि ही मी तुम्हाला काय म्हणास त्याला हरणं दाखवत नाही की तुम्ही माझ्याकडे ऍडमिशन घ्यावी तर म्हणून। आई विल से आस्क टू युअर सीनियर्स एंड देन गो फॉर इट। अगर किसी ने भी कहा, किसी ने भी सीनियर्स में से, कि इसके पास मत जाओ, ये ठीक से नहीं पढ़ाने वाला, ये बिल्कुल ठीक से नहीं पढ़ाता, डेफिनेटली मेरे पास नहीं आना है, कहीं भी और जाओ, बहुत सारे क्लासेस है, मुझसे पूछ लो, मैं भी बता सकता हूँ आपको यहाँ कितने सारे क्लासेस है, सबके नंबर्स भी दे दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी एक भी सीनियर ने अगर आपको बताया कि ये बंदा पैसे के लिए काम करता है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, तो आप डेफिनेटली यहां से निकल लो, राइट। बाकी जिनको मुझ पर ट्रस्ट है वो बस ये याद रखना, बिल्कुल जब तक मैं छुट्टी नहीं देता तब तक छुट्टी नहीं लेनी है, याद रखना। ओके, और इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लो, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लो, की चाहे जो भी हो, जीव गेला तरी चालेल, लेक्चरला पोहोचणार आहे, जाणार नाही तुमचं, काळजी करू नका, अभ्यास करून काही जीव नाही गेला कोणाच कधी आजपर्यंत। चलो ठीक है, हाँ, पण न करता जाऊ शकतो मात्र। तो a की वैल्यू जो है ये हुई अभी 1, अब अंदर आए, इज 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस, इज 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस। अब एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। इफ 1 ग्रेटर देन 5, ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5। देन a इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू 2 हुई, a प्लस प्लस a की वैल्यू 3 हुई, और फिर यहां से आपका एग्जीक्यूटर जाएगा फिर कंडीशन के पास, वापस इनिशियलाइजेशन के पास नहीं जाएगा, इधर कंडीशन के पास। अब कंडीशन कहती है, देखो 3 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर आया, सी आउट ए 3 प्रिंट हुआ, इफ 3 ग्रेटर देन 5, अगेन फॉल्स, फॉल्स होते ही इधर पहुंचेगा, a इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू हुई 4। ओके, आपको इफ एल्स वाला एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। तो a इक्वल टू a प्लस 1 से a की वैल्यू 4 हुई, a प्लस प्लस से a की वैल्यू 5 हुई, a की वैल्यू 5 हो गई, और फिर आपका एग्जीक्यूटर पहुंचा कंडीशन के पास, व्हाइल a लेस देन इक्वल टू 10, इज 5 लेस देन इक्वल टू 10, यस, एग्जीक्यूटर अंदर है, सी आउट a 5 प्रिंट हुआ। इफ 5 ग्रेटर देन 5, again this is false, 5 greater than 5 is false, false होते ही एग्जीक्यूटर नीचे आएगा, a इक्वल टू a प्लस 1, a प्लस प्लस a की वैल्यू 7 हुई, फिर ऊपर गया, 7 लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर गया,
सी आउट ए, इसने 7 प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया इसने? 7 प्रिंट किया। देन इफ 7 ग्रेटर देन 5, अब ये ट्रू हुआ। ट्रू होते ही एग्जीक्यूटर अंदर आया। ट्रू होते ही एग्जीक्यूटर अंदर आया। अंदर आके क्या करेगा? ब्रेक। अब हमें ये सोचना है ये ब्रेक किसको ब्रेक करेगा। इसको याद रखो गधो, याद रखो इसको। जब तक ये सोचते रहोगे कि नहीं नहीं मुझसे होता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे सी करना पड़ेगा, नहीं होगा। ये सोचो कि ओके सर ने कहा ब्रेक हमेशा लूप को ब्रेक करता है, तो ब्रेक होते ही लूप के बाहर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां से एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे, बस बात खत्म। ब्रेक होते ही लूप के बाहर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां से एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। तो क्या है इधर? मेन एंड्स, तो इसके नीचे प्रिंट होगा मेन एंड्स, इसके नीचे प्रिंट होगा मेन एंड्स, और एग्जीक्यूटर यहां फिर से बाहर, एंड दिस विल बी द आउटपुट। ये जो है ये आपका आउटपुट होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। ब्रेक कैसे काम कर रहा है ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? बगा समझलई का पहा, ब्रेक कैसे काम कर रहा है ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं? देखो कोई डाउट होगा तो पूछ लो। डन? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप फॉर और व्हाइल के साथ फैमिलियर हो चुके हो। डन? ठीक है, नाउ लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट आउटपुट इन सीपीपी। इनपुट आउटपुट इन सीपीपी कुछ नहीं है, सीन सी आउट की बस थ्योरी लिखनी है। ओके, और कुछ टर्म्स जो है वो हमें याद रखनी है। सीन सी आउट की थ्योरी लिखनी है और कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स वर्क विथ सी आउट। ओके, कुछ लिखना नहीं है, बस सुनते रहो। सी आउट, तो हमें पता है कि सी आउट को यूज कैसे करना होता है। ओके, हमने देखा है कैसे जितनी भी वैल्यूज आपको प्रिंट करनी है हर वैल्यू के बीच में आपको ये इंसर्शन ऑपरेटर डालना पड़ेगा। सी आउट, ये इसके साथ कौन काम करता है? इंसर्शन ऑपरेटर काम करता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, सी आउट के साथ मैंने हेलो प्रिंट किया, फिर मैंने ए की वैल्यू प्रिंट की, फिर मैंने बी की वैल्यू प्रिंट की। ओके, फिर मैंने वर्ल्ड प्रिंट किया। डन? तो जितनी भी आपको वैल्यूज प्रिंट करनी है वो आप प्रिंट कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, हर दो वैल्यूज के बीच में इंसर्शन ऑपरेटर डाल देना है। ये हमने एक सिंपल सा सिंटैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग किया था सी आउट का। अब सी आउट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, चलो एक सिंपल सा सवाल आप सबके लिए, एक सिंपल सा सवाल आप सबके लिए। मैंने लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू 5। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है, चलो इक्वल टू 5 को हटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। इंट नंबर, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे डिक्लेरेशन ऑफ नंबर। डिक्लेरेशन ऑफ नंबर। ओके, अब आप मुझे ये बताओ इसमें नंबर क्या है? व्हाट इज नंबर? व्हाट इज नंबर? पटकन मैसेज करा पर्सनल वरती, व्हाट इज नंबर? इसको नहीं बोलना है अभी, किसको? 20 lakhs। व्हाट इज नंबर? जुने नवे बोला रे पटापट। व्हाट इज नंबर? यस,
Number is variable, correct. What is number? Number is a variable, ठीक है. एंड व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब होता है एन एंटिटी विच स्टोर्स वैल्यू, एन एंटिटी विच स्टोर्स वैल्यू. ओके, वेरिएबल को ही हम कई बार कंटेनर भी कह सकते हैं. वेरिएबल इज कंटेनर. कंटेनर मतलब विच कंटेन्स सम कंटेंट. ओके, कंटेनर का मतलब क्या होता है? विच कंटेन्स सम कंटेंट, राइट. तो नंबर वेरिएबल है. ओके, व्हाट इज इंट? व्हाट इज इंट? इंट इज डेटा टाइप. व्हाट इज इंट? इंट इज डेटा टाइप. ओके, चलो ये बात तो आप सबको भाई ये पता है. दूसरा क्वेश्चन, हमने सी में स्कैनएफ और प्रिंटएफ यूज किया हुआ है, राइट. ये सी आउट जो है इट इज इक्विवेलेंट टू प्रिंटएफ, राइट. प्रिंटएफ भी कंसोल पे डेटा प्रिंट करता है, सी आउट भी कंसोल पे डेटा प्रिंट करता है. सी आउट भी क्या करता है? कंसोल पे डेटा प्रिंट करता है. एवरीबडी क्लियर विथ दिस? प्रिंटएफ और सी आउट. अब मुझे बस ये बताओ, इफ यू नो, अब हो सकता है नए बच्चों को नहीं पता, लेकिन पुराने बच्चों को तो पता होना चाहिए. और अगर पुराने बच्चों को नहीं पता तो पास में अगर कोई होगा तो उसे बोल दो कि बहुत जोर से एक लात मारे. व्हाट इज स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ? व्हाट इज स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ? पटकन मैसेज करा रहा बाड़ू. व्हाट इज स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ? व्हाट इज बोला मैंने. आई एम नॉट आस्किंग यू द पर्पस ऑफ स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ. आई एम आस्किंग व्हाट इज स्कैनएफ प्रिंटएफ. जैसे नंबर वेरिएबल है वैसे स्कैनएफ प्रिंटएफ क्या है? कीवर्ड्स है, ऑपरेटर्स है, ऑपरेंड्स है, डेटा टाइप्स है, क्या है स्कैनएफ प्रिंटएफ? हाँ सही है, बोलो. ऐ शाबाश. ये कोई पुराना स्टूडेंट है जो कह रहा है कि कीवर्ड्स है. हाँ, कौन है नहीं बताऊंगा, डोंट वरी. ये ऑनलाइन का ये बेनिफिट होता है. कुणाला शिवे दिल्या हे नाही कळत. बस कुणाला तरी शिवे दिल्या हे कळतं, और मैं यूजुअली नाम नहीं लेता. तो बेटा ये कीवर्ड वाले जो है, कीवर्ड वाले झाले का? जागी झाले का? ऐ शबाश. सांगा घरातल्यांना कुणाला तरी लाभ घालायला सांगा. चलो ठीक है. तो स्कैनएफ प्रिंटएफ क्या है? दे आर फंक्शंस. दे आर व्हाट? दे आर फंक्शंस. स्कैनएफ प्रिंटएफ क्या है? दे आर फंक्शंस. डन, ठीक है. ओके, विचारणार आहे गाईबान्यानो. स्कैनएफ प्रिंटएफ जो है, देखो नए वाले ये भी समझो, ये पुराने वाले भी आपसे ज्यादा आगे नहीं है. ये आज भी कह रहे हैं स्कैनएफ प्रिंटएफ आर कीवर्ड्स. शिवाय दिल्यावर जागे होते, तर नाही सर बहुतेक फंक्शन आहे. ये ओपनिंग क्लोजिंग बघून भी त्यांना कळत नाही अजून. तर तुम्ही जास्त मागे नाही, थोडे दिवस जरा एफर्ट्स घेतले तर तुम्ही भी याल बरोबर, काळजी करू नका. ओके, बस एक लॉजिक वाला जो पार्ट है ना, मतलब कुछ बच्चे हैं एक्चुअली प्रिपेयर हो चुके हैं. ओके चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो स्कैनएफ प्रिंटएफ जो है दे आर फंक्शंस. स्कैनएफ प्रिंटएफ क्या है? दे आर फंक्शंस. इंट नंबर में नंबर क्या है? इट इज वेरिएबल. इंट क्या है? डेटा टाइप है. इसी तरह से अब हमें समझना है कि जो सी आउट हम यूज कर रहे हैं ये क्या है? क्या ये कोई डेटा टाइप है? क्या ये कोई वेरिएबल है? क्या ये कोई इनबिल्ट फंक्शन है? क्या ये कोई क्या होता है और ऑपरेटर है? ओके, क्या है? व्हाट इज सी आउट? व्हाट विल यू से? व्हाट इज सी आउट? मोस्टली थर्ड ईयर वाले जो है जिन्होंने सीपीपी को थोड़ा बहुत देखा हुआ है, क्या लगता है आपको? व्हाट इज सी आउट? व्हाट इज सी आउट? एवरीथिंग यू राइट इन लैंग्वेज इट इज समथिंग. ओके, और एक होती है चीज मैक्रो, जो हमने देखा था, राइट. EOF इज मैक्रो, नल इज मैक्रो. तो क्या सी आउट भी ऐसा ही कोई मैक्रो है? क्या है सी आउट? क्या लगता है आपको? व्हाट इज सी आउट? हाँ, और एक चीज हमने देखी थी स्ट्रक्चर में, देखा था हमने क्या? ऑब्जेक्ट.
ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट का मतलब भी एक्चुअली वेरिएबल ही होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्या लगता है आपको, व्हाट इज सी आउट? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओए, गूगल करून सांगणार रे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। गूगल करून सांगणार रे, मला कळतं बरं का गूगल केलेले। गूगल नसते करायचं बाळांना, वी आर नॉट हियर टू गो फॉर गूगल, ओके। चलो देखो, सो व्हाट इज सी आउट, ये सारी एंटिटीज होती है। हम जो भी लिखते हैं वो इसमें से कुछ ना कुछ तो होता है, या तो ऑपरेटर होता है, फंक्शन होता है, ऑपरेंड होता है, वेरिएबल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या फिर कोई डेटा टाइप होता है, आइडेंटिफायर, राइट। तो इसमें से जो सी आउट है, देखो सी आउट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ही वेरिएबल होता है, ओके। तो हमारे आसान भाषा में सी आउट इज वेरिएबल। सी आउट इज व्हाट, वेरिएबल। अगर फंक्शन होता तो उसके आगे पैरेंथेसिस होते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की आइडेंटिटी है। देखो स्कैनफ एंड प्रिंटफ, आगे कौन है, पैरेंथेसिस है। स्कैनफ एंड प्रिंटफ, आगे कौन है, पैरेंथेसिस है, राइट। तो सी आउट के आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, डन। तो सी आउट फंक्शन तो डेफिनेटली नहीं है, मैक्रो भी नहीं है। मैक्रो अगर इनबिल्ट मैक्रो होता तो कैपिटल होता, तो मैक्रो भी नहीं है। डेटा टाइप भी नहीं है, डेटा टाइप होता तो हम डेटा टाइप सिर्फ डिक्लेरेशंस में यूज करते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में डेटा टाइप्स यूज नहीं होते, राइट। तो सी आउट क्या रहा, सी आउट रहा वेरिएबल, जस्ट लाइक दिस नंबर वेरिएबल, ओके। फिर सवाल ये होता है कि सर अगर ये वेरिएबल है तो जैसे नंबर वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ा, वैसे सी आउट को डिक्लेयर क्यों नहीं करना पड़ा, ओके। तो द आंसर इज सी आउट अगर वेरिएबल है तो उसे भी डिक्लेरेशन की जरूरत है, बट ये सी आउट इनबिल्ट वेरिएबल होने के कारण डिक्लेरेशन भी इसका इनबिल्ट है। C++ ने सी आउट को पहले ही डिक्लेयर करके रखा हुआ है। C++ ने सी आउट को पहले ही डिक्लेयर करके रखा हुआ है और आपसे कह रहा है मिस्टर प्रोग्रामर जस्ट यूज सी आउट, डोंट वरी अबाउट इट्स डिक्लेरेशन, ओके। लेकिन अब हमें समझना है कि ये जो डिक्लेरेशन है सी आउट का, ये किया कैसे होगा। ये जो सी आउट का डिक्लेरेशन है ये कैसे किया होगा, ओके। क्योंकि डिक्लेरेशन को क्या क्या चाहिए, डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है डेटा टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन। उसमें से इक्वल टू वैल्यू इज ऑप्शनल, तो कम से कम ये तो होना ही चाहिए, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, ओके। तो सी आउट वाली केस में भी सेम डिक्लेरेशन C++ ने पहले ही अंदर करके रखा हुआ है। अब कहां पे किया, अब हमें वो कैसे एक्सेसिबल होता है, अवेलेबल होता है, वो बाद में देखेंगे। अभी बस ये देखना है कि सी आउट का डिक्लेरेशन किया कैसे, ओके। तो सी आउट जो है इट इज द नेम ऑफ वेरिएबल, सो द वेरिएबल नेम इज सी आउट, वेरिएबल नेम इज सी आउट। रही बात अब डेटा टाइप की, तो जैसे नंबर का डेटा टाइप इंट है और हमें भी कुछ डेटा टाइप्स पता है, जैसे कि फ्लोट है, कैर है, और क्या है, डबल है, राइट। शॉर्ट इंट ऐसा भी एक डेटा टाइप है, और शॉर्ट ये मॉडिफायर है एक्चुअली, बट चलो ठीक है, शॉर्ट इंट भी एक डेटा टाइप है। लॉन्ग इंट ये भी एक डेटा टाइप है, ओके। तो ऐसा सी आउट का क्या डेटा टाइप है, तो सी आउट का डेटा टाइप है ओ स्ट्रीम। सी आउट का डेटा टाइप क्या है,
O stream. Okay, O stream is the data type of cout. फिर सवाल आता है सर ये कैसा डेटा टाइप हुआ? O stream ये कैसा डेटा टाइप हुआ? राइट ओके, तो उसके बारे में अब बात करेंगे O stream के बारे में। बट cout की दो चीजें हमें क्लियर हुई। पहली, इट इज वेरिएबल। दूसरी, its data type is O stream. Its data type is O stream. ठीक है, अब O stream के बारे में ज्यादा हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमें O stream के साथ काम नहीं करना है, बट जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमें कम से कम पता होनी चाहिए। ओके, जैसे कि ये int, char, float, double, ये जो है all of these are primitive data types. All of these are what? Primitive data types. Primitive मतलब कौन से डेटा टाइप्स? वो डेटा टाइप्स जो कंपाइलर को पहले से पता है। कंपाइलर डिजाइन करते वक्त कंपाइलर में वो डेटा टाइप्स स्टोर किए गए हैं। कौन से? इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ओके, तो दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह थोड़ी देर के लिए सी आउट को साइड में रखो। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह और एक डेटा टाइप हमें सी और सीपीपी दोनों प्रोवाइड करते हैं। वी कॉल देम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, वी कॉल देम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब क्या होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? तो देखो, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इनमें एज ए प्रोग्रामर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इनमें एज ए प्रोग्रामर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। समझ रहे हो कि नहीं? एज ए प्रोग्रामर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, राइट? तो ये जो डेटा टाइप दिए हुए हैं वही डेटा टाइप्स हमें यूज करने पड़ते हैं, वही डेटा टाइप्स हमें यूज करने पड़ते हैं। लेकिन सी सीपीपी डिजाइन करने वालों को ये भी पता था। देखो, सी किसने डिजाइन की रे गधों? सी किसने डिजाइन की? डेनिस रिची। और एक दूसरा बंदा था, बता सकते हो उसका नाम? डेनिस रिची भाई साहब के साथ और एक बंदा था। अकेले बंदे का काम नहीं था, एक्चुअली 2-3 लोग थे, लेकिन उसमें से 2 तो कम से कम याद रखते ही है। तीसरा वाला सी में ज्यादा नहीं था, वो यूनिक्स में ज्यादा था, रिची भाई साहब के साथ। ओके, सो हु इज द सेकंड पर्सन? गूगल करायचं रे, गूगल करायचं रे गाई बने। आपको पता है कि नहीं? देखो, गूगल नहीं करना रहा है, गूगल को एक्चुअली सब पता होता है। चलो ठीक है, तो दूसरा बंदा था मिस्टर ब्रायन कर्निगन। ओके, ये रिची और कर्निगन का एक बुक भी आता है, कैंडार, नहीं कैंडार कंपाइलर, कंपाइलर भी होता है, और ये इन दोनों की एक बुक भी है, सी वाली, बस सी करके एक बुक है, डेनिस रिची, ब्रायन कर्निगन की। बहुत बढ़िया बुक है, पढ़नी चाहिए कम से कम एक बार। अगर कोई बंदा डेवलपर होना चाहता है तो जिंदगी में कम से कम एक बार उसे वो सी वाली बुक जो है वो पढ़नी चाहिए। रिटन बाय डेनिस रिची, खुद रिची भाई साहब ने लिखी हुई है। ओके ठीक है, और इनके साथ एक तीसरा बंदा था, केन थॉमसन। बट ये भाई साहब यूनिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। आई होप यू नो यूनिक्स। ओके, द मदर ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूनिक्स, राइट? आज भी यूनिक्स पढ़ा जाता है, जबकि अब यूज नहीं होता प्रैक्टिकली मशीन्स में। अब यूनिक्स के जो बच्चे हैं, उबुंटू, लिनक्स, वो यूज किए जाते हैं, बट यूनिक्स जो है मदर ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, राइट? विंडोज भी इसी का बच्चा है, यूनिक्स का, राइट? चलो ठीक है। और फिर आते हैं C++ वाले भाई साहब, जिन्होंने C को यूज करके सीपीपी बनाई। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रिएटर ऑफ सीपीपी? क्या था उसका नाम? उनका, सॉरी, ये अरे तुरे नायर करायचे बाबांनो,
आणि गुगल तर अजिबात करायच नाही. व्हॉट वॉज हिज नेम, क्या नाम था उनका? ऐकू येते का बाबा सगळ्यांना? एव्हरीबडी एम आई ऑडिबल? हाँ, क्या नाम था उनका? उनका नाम था बिजारने स्ट्राउस्ट्रप. हाँ, बिजारने स्ट्राउस्ट्रप, स्ट्राउटस. बिजारने स्ट्राउस्ट्रप. ओके, ठीक है. आपको जो भी याद रखना है आप रख सकते हो. बिजार ने कह सकते हो, स्ट्राउस्ट्रप कह सकते हो, या फिर बीएस भी कह सकते हो. वट एवर यू वॉन्ट, यू मस्ट नो इट, राइट? ओके, तो वो भाई साहब थे बिजार ने स्ट्राउस्ट्रप. तब देखो, रिची भाई साहब को, स्ट्राउस्ट्रप भाई साहब को, सबको ये पता था कि देखो भाई, ये जो 4 डेटा टाइप्स है, बस इन 4 डेटा टाइप की मदद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो रियल लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं होगी. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो रियल लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं होगी. तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रोग्रामर को, जो कोई बंदा सी या सीपीपी यूज करे, उस बंदे को हमें ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी जिससे वो खुद के डेटा टाइप्स क्रिएट करे. जिससे वो क्या क्रिएट करे? खुद के डेटा टाइप्स क्रिएट करे. ऐसी फैसिलिटी हमें उसे देनी चाहिए. ठीक है? क्या लगा रिची भाई साहब को? सबसे पहले तो रिची भाई साहब को लगा, और वो फैसिलिटी बिजारने भाई साहब ने यूज करके सीपीपी बनाई. डन. तो रिची भाई साहब को क्या लगा कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, बस ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करके काम पूरा नहीं हो सकता. We have to allow the programmer to create his own data types. Okay, क्या कहा रिची भाई साहब ने? रिची भाई साहब ने कहा we have to allow programmers to create his own data types, his own data types. Okay, पर ये फैसिलिटी देने के लिए रिची भाई साहब ने और उसके बेस पे स्ट्राउस्ट्रप भाई साहब ने आपको 2 चीजें दी है जिन्हें यूज करके आप खुद के डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हो. तो रिची भाई साहब ने सी के अंदर आपको दिया स्ट्रक्चर टू क्रिएट योर ओन डेटा टाइप्स. टू क्रिएट व्हाट? टू क्रिएट योर ओन डेटा टाइप्स. रिची भाई साहब ने आपको दिया स्ट्रक्चर. रिची भाई साहब ने आपको क्या दिया? रिची भाई साहब ने आपको दिया स्ट्रक्चर. और बिजारने भाई साहब ने आपको दिया क्लास. बिजारने भाई साहब ने क्लास करके कोई अलग एंटिटी डिफाइन नहीं की, उन्होंने भी स्ट्रक्चर ही यूज किया, और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको कहा ये ले लो क्लास मेरी तरफ से. और रिची भाई साहब ने कहा ये ले लो स्ट्रक्चर मेरी तरफ से. किस लिए? टू क्रिएट योर ओन डेटा टाइप. टू क्रिएट योर ओन डेटा टाइप. स्ट्रक्चर दिया और क्लास दिया. अब ये सोचो सिंटैक्टिकली इन्हें कैसे यूज करना है वो हम बाद में देखेंगे. अभी बस थियोरेटिकली आपको चीजें समझनी है. You have to understand the things logically, theoretically. Okay, practically अभी इसमें घुसना नहीं है. प्रैक्टिकली हम इसमें घुसेंगे जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे, तब हम प्रैक्टिकली इसमें घुसेंगे. अभी बस समझो कि भाई व्हाट इज सी आउट. सी आउट से ये टॉपिक जो है अपना धीरे धीरे किधर पहुंचा? स्ट्रक्चर एंड क्लास. किस लिए दिया स्ट्रक्चर एंड क्लास? टू क्रिएट योर ओन डेटा टाइप. और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. इसी को हम क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स.
क्लियर हो गया, राइट। तो जब प्रोग्रामर खुद के डेटा टाइप्स क्रिएट करता है तो उसे कहा जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बघा बरं काय काय सांगितलं, कळालं का? पहा जरा 1 मिनट के लिए सोचो, बस 1 मिनट के लिए सोचो। मैं बस अभी आया, अभी 1.5 घंटा हो गया बोल रहा हूँ, थोड़ा पानी पी कर आता हूँ, ओके? तब तक आप सोचो क्या क्या हुआ। लाइट करो। चल बाळांनो, ऐकू येते का रे? बघा ऑडिबल आहे का मी? एम आय ऑडिबल? एम आय ऑडिबल? ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम पहुंचे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के पास। हम कहाँ पे पहुंचे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के पास। ओके,
तो जिस तरह से इंट कैर फ्लोट होता है उस तरह से जिस तरह से इंट कैर फ्लोट होता है उस तरह से हम खुद के डेटा टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लास एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो सीपीपी में मोस्टली यूज किया जाता है क्लास। सीपीपी में मोस्टली यूज किया जाता है क्लास। ओके, ठीक है। तो क्लास यूज करके जो डेटा टाइप्स बनेंगे, क्लास यूज करके जो डेटा टाइप्स बनेंगे हम उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, सीपीपी का ये क्लास यूज करके जो डेटा टाइप्स बने उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। और ऐसा ही एक डेटा टाइप बना के रखा है ओ स्ट्रीम। ओके, ऐसा ही एक डेटा टाइप क्या बना के रखा हुआ है, ओ स्ट्रीम। ऐसा ही एक डेटा टाइप बना के रखा हुआ है ओ स्ट्रीम। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसा ही एक डेटा टाइप बना के रखा है ओ स्ट्रीम, राइट। अब ये ओ स्ट्रीम डेटा टाइप का वेरिएबल है सी आउट। ठीक है, ओ स्ट्रीम डेटा टाइप का वेरिएबल है सी आउट। सो दैट इज व्हाट द डिक्लेरेशन ऑफ सी आउट। दैट इज हाउ सी आउट इज डिक्लेयर्ड इंटरनली इन C++। ओके, तो सी आउट क्या है? सी आउट की आसान सी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम। ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम। और आसान भाषा में Cout is a variable of type O string। क्या कहेंगे? Cout is a variable of type O string। Okay, Cout is a variable of type O string। Done? Everybody clear with this? What is Cout? Cout O stream टाइप का वेरिएबल है। What is O stream? O stream is a class। क्लास यानी क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास यानी क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम क्या यूज करके क्रिएट करते हैं? क्लास यूज करके क्रिएट करते हैं। ठीक है, किस लिए क्लास दिया हमें C++ में? ताकि हम खुद के डेटा टाइप्स क्रिएट कर सके। ताकि हम खुद के डेटा टाइप्स क्रिएट कर सके। समझ गए? इसलिए सीपीपी ने हमें क्या दिया? क्लास दिया। वही क्लास यूज करके स्ट्राउस्ट्रप भाई साहब ने अपना एक डेटा टाइप बना के रखा ओ स्ट्रीम, और उस ओ स्ट्रीम का वेरिएबल है सी आउट। और वो वेरिएबल यूज करके हम कंसोल पे डेटा प्रिंट करने का काम करते हैं। वो वेरिएबल यूज करके हम कंसोल पे डेटा प्रिंट करने का काम करते हैं। समझ गए? ठीक है, तो सी आउट क्या है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, ओ स्ट्रीम क्या है, ये वाली बात क्लियर हो गई? समझ गए हो? राइट? ओके, चलो फिर थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। Does using namespace std? Yes बेटा, इट्स वन ऑफ द पर्पज। ओके, बस उसी के लिए नहीं होता, बहुत कुछ है जो std namespace से आता है। तो इसी के लिए हमें std namespace यूज करना पड़ता है और IO स्ट्रीम को भी इंक्लूड करना पड़ता है।
आईओ स्ट्रीम में वो क्लासेस लिखे हुए हैं, एसटीडी में वो डिक्लेरेशन किया हुआ है, सी इन सी आउट। डन। चलो समझ गए हो, तो फिर थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। ओके, लिखो, टाइटल दो ऊपर, सी आउट करके टाइटल दो, सी आउट, सी आउट। लिखो फर्स्ट पॉइंट, सी आउट इज ए सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट इन सीपीपी। ब्रैकेट में लिखो, ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखना है, इधर मैं बता रहा हूं आपको, देखो ब्रैकेट में लिखना है, ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और फिर ब्रैकेट में लिखो लाइक क्लास और स्ट्रक्चर, लाइक क्लास और स्ट्रक्चर। लाइक क्लास और स्ट्रक्चर। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सी आउट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप ओ स्ट्रीम। सी आउट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप ओ स्ट्रीम। उसी में कंटिन्यू करना, ओ स्ट्रीम का ओ स्मॉल ही होना चाहिए, ओ स्ट्रीम का ओ स्मॉल ही होना चाहिए। ओके, लिखो आगे, ओ स्ट्रीम इज एन इनबिल्ट क्लास इन सीपीपी। ओ स्ट्रीम is an inbuilt class in CPP। बस क्लियर हो गया, इतनी थियरी जो है ये काफी है। डन। सी आउट क्या है, सी आउट बस इतना समझना था, बाकी क्लास वगैरह जो है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में हम समझ लेंगे, बट आई होप कि आपको बेसिक जो आइडिया है क्लास वाली वो तो आ चुकी है, क्लास वाली बेसिक आइडिया जो है वो आपको मिल चुकी है, राइट। सो दैट इज सी आउट। अब सी आउट के साथ जो यूज किया जाता है उस ऑपरेटर के बारे में सोचते हैं। ओके, क्या यूज किया जाता है सी आउट के साथ, ये इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, अब हमें ये समझना है, why do we call it इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, तो यहां पे हम आज का लेक्चर स्टॉप कर देते हैं, ये जो है इसका आंसर अब हम कल देखेंगे। बाकी आप लोग आज लूप्स की प्रैक्टिस करो, ओके, वरना जब प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे तब कहोगे ऊप्स प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, अभी प्रैक्टिस कर लो लूप्स की। डन। चलो ठीक है, आज रुक जाते हैं बच्चों, कल मिलते हैं। रुको, कल का जो टाइम है उसको थोड़ा सा, ठीक है, आज रात को मैं आपको मैसेज कर दूंगा, कल का टाइम मोस्टली सेम ही रहेगा, फिर भी एक बार देख लेना। ओके, एक बार देख लेना, रात को 12 बजे तक आपको मैसेज कर दूंगा, राइट। 4 बजे या 5 बजे का हो सकता है कल का टाइम, एक बार मैसेज देख लेना, राइट। चलो, विल स्टॉप टुडे।